चेक करो भाई, आवाज आ रही है सभी को? बताओ एक बार जल्दी, आवाज आ रही है सभी को? आ रही है भाई आवाज? चलेंगे भाई, बात करेंगे। कल हमारा जो हो गया था, वो शायद मैंने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत बताए थे, एक कोबर का सिद्धांत और एक हेरी हेंस का सिद्धांत। हेरी हेंस का जो सिद्धांत है वो हमें एक बार और पढ़ना है। जब मैं भौतिक भूगोल पढ़ाऊंगा तो भौतिक भूगोल में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है हेरी हेंस का। उसके बारे में हम तब बात करेंगे अच्छे से। आज जो हम बात करेंगे, मैंने बताया था कि जो हिमालय है, हिमालय का भी विभाजन दो वर्गों में है। एक हिमालय होता है हमारा ट्रांस हिमालय, और हिमालय होता है एक हमारा दूसरा, जिसे कहा जाता है आपका मुख्य हिमालय। तो कल हम शायद ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ट्रांस हिमालय से ही शुरू करूंगा कि ट्रांस हिमालय की क्या विशेषता है, कौन कौन सी श्रेणी इसमें पड़ती है। तो चलेंगे, बढ़ाएंगे आगे भाई। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो तीन वर्गों में विभाजित है, तीन श्रेणियों में विभाजित है। जो ट्रांस हिमालय हमारा वो तीन श्रेणियों में स्थित है आपका, या विभाजित है। पहली श्रेणी मैंने बताई थी इसमें आपकी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है। दूसरी श्रेणी मैंने उसमें बताई थी आपको लद्दाख श्रेणी, लद्दाख। वो पड़ती है आपकी काराकोरम श्रेणी, दूसरी जो है वो लद्दाख श्रेणी है, और तीसरी जो है वो आपकी जास्पर श्रेणी है। ये सारी चीजें मैं बता चुका था कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय जो है पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र है, हिमालय पर नहीं पाई जाती। और ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो यूरेशियन प्लेट से हुआ है। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, उसकी पीडीएफ मैंने कल डाल दूंगा हिमालय तक का। संडे में सुबह 9 बजे टेस्ट होगा ज्योग्राफी का। शाम के टाइम 9 बजे में उसका एनालाइज कराऊंगा। सुबह 9 बजे टेस्ट डाल दूंगी सेट पे, वो चेक कर सकते हो आप अपना टेस्ट कर सकते हो। और रात को 9 बजे में उसमें क्या कराऊंगा आपका, उसका एनालाइज कराऊंगा रात को 9 बजे संडे में, ध्यान रखना है। हिमालय, तो इस जम्मू कश्मीर वाले भाग में तीन श्रेणियां हैं। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे जो पड़ता है हमारा वो पामीर का पठार पड़ता है, पामीर का पठार है यहाँ पे हमारा। और मैंने बताया था कि यहाँ से एक श्रेणी है हमारी जो ऐसे है यहाँ पे, और ये श्रेणी यहाँ तिब्बत तक जाती है, तिब्बत तक जाती है ये श्रेणी। और इसी श्रेणी को जो कहा जाता है, यही श्रेणी कहलाती है हमारी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है ये श्रेणी हमारी। अगर मैं बात करूं, वो पूछता है कि ये श्रेणी कहां से कहां तक है, तो ये श्रेणी आपके इस लद्दाख वाले भाग से फैली हुई है। और अगर मैं बात करूं तो
लाइट में वो है क्या नीचे ना, हो गया हो गया ना। देखना भाई शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम थी, एक बार चेक करना, कोई दिक्कत तो नहीं अब। एक बार बताइए बेटा कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आवाज में हो? आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार चेक करो, आप मुझे बताओ कि आवाज नहीं आ रही क्या आपको? कोई नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, एक बार दोबारा बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं, बस एक बार ये चेक करो आवाज आ रही है सभी को, अब कोई दिक्कत तो नहीं? चलेंगे भाई, बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे, वो शायद नेटवर्क की वजह से हुआ है। चलेंगे भाई। मैंने बताया कि जो ट्रांस हिमालय है हमारा, कल हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था कि ट्रांस हिमालय की अगर मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां हमारी, एक काराकोरम श्रेणी है, एक लद्दाख श्रेणी है, और तीसरी जास्कर श्रेणी आती है हमारी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अगर मैं बात करूं कि है कहां पे ये, तो अगर हम बात करते हैं कि ये बना हुआ जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग है, तो इस जम्मू कश्मीर के ऊपर ये लद्दाख वाला भाग है, ऊपर वाला ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ऊपर की साइड में मैंने बताया था कि पामीर का पठार पड़ता है ऊपर की साइड में। तो इस पामीर के पठार से मैंने बताया था कि कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है, जैसे मैंने बताया था अफगानिस्तान में जो जाती है आपकी, वो जाती है हमारी कौन सी, हिंदकुश पर्वत श्रृंखला। पाकिस्तान में जो जाती है आपकी वो सुलेमान पर्वत श्रृंखला जाती है। यहाँ से ही चाइना में जाती है एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है क्यून लून पर्वत श्रृंखला। उसके बाद एक भारत में आती है जिसका नाम है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगर मैं बात करूं तो एक श्रेणी यहां से आई है आपकी पामीर के पठार से, और ये श्रेणी जो कहलाती है, यही श्रेणी काराकोरम श्रेणी कहलाती है। यही श्रेणी जो है हमारी, यही श्रेणी कहलाती है काराकोरम श्रेणी कहलाती है ये श्रेणी। और अगर मैं बात करूं इस काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी जो है हमारी, इस काराकोरम श्रेणी को अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में जो कहा जाता है इसे कैलाश पर्वत कहा जाता है, तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है इसे तिब्बत में, काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को कैलाश में तिब्बत, आपका कैलाश पर्वत कहा जाता है तिब्बत में। अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को, अब तो ठीक है ना? तो मैंने बताया कि इसे क्या कहा जाता है, आपका कैलाश पर्वत कहा जाता है, कहां, तिब्बत वाले भाग में, किसे, आपका जो काराकोरम श्रेणी है। अगर हम और विशेषता की बात करें कि इस काराकोरम श्रेणी की विशेषताएं क्या है वो, तो अगर मैं काराकोरम श्रेणी की विशेषता की बात करूं, काराकोरम जो श्रेणी है उसकी विशेषता की बात करूं, तो पहली चीज, पहली विशेषता इसकी है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी जिसका नाम है आपका केटू, केटू, या उसे बोलते हैं हम गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है इसे। वो कहां है आपकी, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है आपकी, जो आपकी क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू या गोडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। हम ये कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हम इसे बोलते हैं कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता की मैं बात करूं तो इसकी वास्तविकता ये है कि ये जो चोटी पड़ती है, ये जो पीओके वाला भाग है, ये जो पीओके वाला भाग है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पीओके वाला भाग जो है, पीओके वाला भाग जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, ये उसमें पड़ती है यहाँ पे, ये यहाँ पड़ती है। लेकिन हम पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो अपना दिखाते हैं, भारत के मैप में दर्शाते हैं। इसी कारण ये माना जाता है कि जो केटू है या गोडविन ऑस्टिन है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू या गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं पड़ती कहां है, या पड़ती है आपकी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है, पीओके वाले भाग में पड़ती है आपकी जो केटू है, यहाँ पे पड़ती है केटू। गोडविन ऑस्टिन जो है वो यहाँ पे पड़ती है, कितनी ऊंचाई है, 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इस की विशेषता क्या है, और अगर मैं बात करूं
तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो यही है, कौन सी, आपकी केटू या गोडविन ऑस्टिन। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंचाई है, 8,611 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि जी पहली कौन सी है, तो पहली पड़ती है माउंट एवरेस्ट नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में पड़ती है, 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई है आपकी 8,611 मीटर। मैंने बता दिया विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है किसे, केटू को या गोल्डविन ऑस्टिन को। हम भारत के परिप्रेक्ष्य से बताते हैं कि ये भारत में स्थित है, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर हम अपना दिखाते हैं, ये वाला भाग लद्दाख वाला भाग भी अपना पूरा दिखाते हैं मैप में। लेकिन अगर हम इसकी वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता ये है कि केटू जो पड़ती है आपकी, केटू पड़ती है आपकी कहाँ, पीओके वाले भाग में है। अक्साई जो जो पाकिस्तान के पास है, हमारा क्षेत्र पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके पास ये क्षेत्र है, या उसके पास ये चोटी पड़ती है। अगर उसके बाद में बात करूं तो केटू जो हमारी काराकोरम श्रेणी है, इसमें कुछ ग्लेशियर है बड़े प्रसिद्ध, इसमें कुछ बड़े प्रसिद्ध ग्लेशियर है। जो केटू है उसमें ग्लेशियर है कुछ हमारे, जिसमें पहला जो ग्लेशियर है, पहला ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर पड़ता है इसमें। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा पड़ता है आपका बियाफो, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर पड़ता है इसमें। तीसरा जो पड़ता है इसमें आपका वो पड़ता है बालटेरा, बालटेरा ग्लेशियर, बालटेरा ग्लेशियर वो भी इसमें पड़ता है। पहला है हिस्पर ग्लेशियर, दूसरा है बियाफो ग्लेशियर, और तीसरा है बालटेरा ग्लेशियर, और चौथा जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भी इसी में ही पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी यहीं पे पड़ता है काराकोरम श्रेणी में। तो 4 ग्लेशियर बड़े प्रसिद्ध है इसमें। पहला ग्लेशियर मैंने बताया हिस्पर ग्लेशियर है, दूसरा है बियाफो ग्लेशियर है, तीसरा है बाल्टेरा, और चौथा है सियाचिन ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर जो है हमारे, 4 ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है, भारत में माने जाते हैं। अगर मैं एक ग्लेशियर इसमें से बताऊं आपको जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, बेटा अब तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, एक बार मुझे बता दो कमेंट करके, अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, एक बार बोल दो बेटा मुझे। है नहीं कोई दिक्कत, चलेंगे भाई, थारा एहसान, अगर दिक्कत नहीं है तो। मैं तो मैंने 4 ग्लेशियर बताया आपको उसमें। पहला ग्लेशियर मैंने बताया आपको उसमें हिस्पर ग्लेशियर, दूसरा ग्लेशियर जो मैंने बताया इसमें आपको वो बियाफो ग्लेशियर, तीसरा ग्लेशियर जो मैंने बताया इसमें आपको उसका नाम है बाल्टेरा ग्लेशियर, और चौथा ग्लेशियर मैंने जो बताया आपको उसमें वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर इसमें आपके पड़ते हैं, 4 ग्लेशियर आपके इसमें आते हैं। अगर मैं बात करूं और आगे बढ़ते हैं इसमें, हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। अगर सियाचिन ग्लेशियर की हम बात करें, अगर सियाचिन ग्लेशियर की मैं बात करूं तो यह ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है भाई, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल इसे माना जाता है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, युद्ध स्थल है आपका सियाचिन ग्लेशियर। अगर मैं बात करूं तो 3 देशों की सेना है इस पे, अगर हम बात करें तो 3 देशों की सेना इस पे है, 3 देशों की सेना है इस पर, 3 देशों की सेना है। कौन कौन से देश है, तो उसमें भारत है आपका इसमें, दूसरा पाकिस्तान भी है इस पर, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो चीन है। तो 3 देशों का कब्जा माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर पर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें से 90% जो है, जो 90% हिस्सा जो है वो किसके पास है, वो भारत के पास है। इसमें से 90% हिस्सा जो आता है वो भारत के पास आता है।
सियाचिन ग्लेशियर पर 90% जो, अगर मैं बात करूं 90% जो आपका कब्जा है या अधिकार जो है वो किसके पास है, वो भारत के पास है। अगर मैं बात करूं भारत ने कब्जा किया कब है, तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसे हटा रहा हूं यहां से, एक ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। एक ऑपरेशन था जिसका नाम था आपका ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में, 1984 13 अप्रैल को, 1984 13 अप्रैल को चलाया गया था, 13 अप्रैल 1984 को, 13 अप्रैल 1984 को ये ऑपरेशन चलाया गया। और इस ऑपरेशन के तहत, इसके तहत इसके तहत इसके तहत भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। कब्जा किया था। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। तो ये स्थिति है इसकी। अगर मैं बात करूं, मैंने बताया आपका कि 1984 में चलाया गया ऑपरेशन है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो भारत ने जो कब्जा किया था, वो भारत ने कब्जा किया था इस ऑपरेशन के तहत किस पर, सियाचिन ग्लेशियर पे। अगर मैं बात करूं कि भारत की ओर से जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे यहाँ पे, या लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, जो उसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उसका नाम क्या था, तो जो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे, जो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे, उसका नाम जो था आपका, उसका नाम था प्रेमनाथ प्रेमनाथ हून। उसका नाम था प्रेमनाथ हून। उस दौरान ये भारत के इस ऑपरेशन के लेफ्टिनेंट जनरल थे। प्रेमनाथ हून जो थे वो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे उस दौरान। प्रेमनाथ हून जो थे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो नेतृत्व कर रहे थे इस ऑपरेशन का। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे कौन, प्रेमनाथ हून। अगर मैं बात करूं उसके बाद और भी, तो मैं कुछ ऑपरेशन और बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा आंसर देगा तो बताना एक बार। एक तो मेघदूत ऑपरेशन मैंने बता दिया जो सियाचिन से संबंधित रहा है, और मैंने बता दिया कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल से माना जाता है। 3 देशों की सेना जो है उस पर स्थित है। कौन कौन से है, पाकिस्तान है, भारत है और चीन है। 90% जो हिस्सा आता है इसका, वो 90% हिस्सा किसके पास है, वो 90% हिस्सा है भारत के पास है, सियाचिन ग्लेशियर का। चलो कोई बच्चा अगर मुझे कमेंट करके बताएगा कि एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन पूछे जाते हैं। अभी 2 दिन पहले लेखपाल का पेपर भी हुआ, उसमें भी ऑपरेशन पोलो पूछा गया था। तो एक बार बताओ मुझे कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित है। पहला ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं पहला, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा लिख रहा हूं ऑपरेशन, ऑपरेशन दूसरा लिख रहा हूं विजय, ऑपरेशन विजय। तीसरा लिख रहा हूं ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू स्टार। चौथा लिख रहा हूं आपका ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन। पांचवा लिख रहा हूं आपका ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। विजय 2 बार हुआ है। ये ऑपरेशन जो विजय है ये 1961 का है, और ये ऑपरेशन जो है ये 1999 का है। एक बार बेटा कमेंट करके बताओ कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित है। गूगल पर सर्च नहीं करना किसी को भी, बताओ एक बार बेटा, एक बार चेक करके बताओ जल्दी मुझे कि ऑपरेशन किससे संबंधित है। ऑपरेशन विजय जो है कारगिल से संबंधित है, एक आंसर आया बस। बाकी बताओ। ऑपरेशन पोलो पूछा गया था लेखपाल में भी, ऑपरेशन पोलो पूछा गया था लेखपाल में भी, ऑपरेशन पोलो 1948 ऑपरेशन पोलो पूछा गया था लेखपाल में। बोलो बेटा, है कोई बच्चा, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किसी बच्चे ने आंसर दिया, प्रिया भारद्वाज है। पुलिस एक्शन था, किसके लिए था ऑपरेशन पोलो, अर्धसैनिक बल का, हमारा अर्धसैनिक बल का था ये ऑपरेशन हमारा। लेकिन किस चीज के लिए था, बता सकता है कोई, बता सकता है कोई किस चीज के लिए था ऑपरेशन। बोलो बेटा कोई, नहीं पता किसी को, तो लिखो मैं बता रहा हूं एक बार। पहला ऑपरेशन पोलो लिख लो आप, ऑपरेशन पोलो लिखो आप, पहले मैं बता रहा हूं ऑपरेशन पोलो। अगर ऑपरेशन पोलो की हम बात करें तो ऑपरेशन पोलो जो था आपका,
ऑपरेशन पोलो जो था, ये जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत जो थी हमारी आजादी के बाद, तो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया था, भारत में मिलाया था इस ऑपरेशन के तहत। हैदराबाद रियासत को मिला था भारत में इस ऑपरेशन के तहत। कब? 1948 का ऑपरेशन था भाई, ध्यान रखना। 1948 का ऑपरेशन था, 1948 का ऑपरेशन था, 1948 का ऑपरेशन था, और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था 1948 का, 1948 का ये ऑपरेशन था। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय क्या था? यहाँ पे 1961 वाला बात कर रहा हूं मैं, 1961 का जो ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय, तो इसके तहत क्या किया गया था? जो गोवा है, गोवा या फिर आपका दमन दीव, दमन व दीव जो था, दमन व दीव जो था, गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से भारत में मिला था, पुर्तगालियों से लेकर, पुर्तगालियों से लेकर, पुर्तगालियों से लेकर भारत में मिलाया था, भारत में मिलाया था, भारत में मिलाया था, पुर्तगालियों से लेकर भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन विजय के तहत क्या? गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव जो था वो पुर्तगालियों से लेकर भारत में मिलाया गया था, भारत में मिलाया गया था, भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं, उसके बाद जो बात आती है हमारी, उसके बाद जो बात आती है हमारी, वो है हमारी ब्लू स्टार की, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर मैं बात करूं, तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है हमारा, वो 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। और इस ऑपरेशन के तहत पंजाब में एक व्यक्ति था, पंजाब का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरवाला, पंजाब में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपका जनरैल सिंह भिंडरवाला, जनरैल सिंह भिंडरवाला, जनरैल सिंह भिंडरवाला, भिंडरवाला की हत्या कराई गई थी, हत्या कराई थी इसके तहत। और किसने चलाया था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? इंदिरा गांधी ने चलाया था, इंदिरा गांधी ने ये चलाया था ऑपरेशन, इंदिरा गांधी ने ये ऑपरेशन चलाया था। ठीक है जी, किसे वो करने के लिए, किसी हत्या कराने के लिए? जनरल सिंह भिंडरवाला की। क्यों? क्योंकि जनरल सिंह भिंडरवाला पंजाब में खालिस्तान की मांग करता था, नए देश के लिए मांग करता था कि भारत से, पंजाब से तोड़कर एक नया राष्ट्र बनाया जाए जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो खालिस्तान की मांग के कारण क्या किया गया था? खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था 1984 में, जिसके तहत जरनैल सिंह भिंडरवाला मारा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेशन पोलो की, तो ऑपरेशन पोलो का जो संबंध माना जाता है, ऑपरेशन जो पोलो है, ऑपरेशन पोलो का जो संबंध माना जाता है, ऑपरेशन पोलो का संबंध माना जाता है किससे? ऑपरेशन पोलो का संबंध माना जाता है बेटा, ये चलाया गया था आपका 1987 में, 1987 में चलाया गया था। और एक श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, तो श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था, श्रीलंका का, श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था आपका लिट्टे, एक आतंकवादी संगठन था श्रीलंका का जिसका नाम था आपका लिट्टे, ये आतंकवादी संगठन था वहां का, आतंकवादी संगठन था ये। तो इस संगठन को क्या किया गया? निशस्त्र किया गया, इस संगठन को निशस्त्र किया गया। और निशस्त्र करके क्या कर लिया गया? निशस्त्र करके भारतीय सेना ने, भारतीय सेना ने, भारतीय सेना ने श्रीलंका के, श्रीलंका के जाफना क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, जाफना क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था, अपने अधिकार में लिया था, अपने अधिकार में लिया था, में लिया था, श्रीलंका के जाफना क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था। और ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय क्या था? ये कारगिल विजय था हमारा, जो कारगिल विजय की है, जो घुसपैठी हमारे उसमें आए गए थे सीमा में, तो उन घुसपैठियों को बाहर किया गया था कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध में 1999 में जो घुसपैठिए भारत में घुसे थे उन्हें बाहर कर दिया गया था इस आपका ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत ये काम किया गया था। एक बार दोबारा बता रहा हूं, मैंने एक ऑपरेशन बताया आपको ऑपरेशन पोलो, एक ऑपरेशन बताया मैंने आपको ऑपरेशन पोलो। अगर ऑपरेशन पोलो की मैं बात करूं, तो ऑपरेशन पोलो जो था वो सैन्य कार्यवाही थी, सरदार पटेल के द्वारा चलाई गई थी हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए,
हैदराबाद का जो निजाम था उसने मना कर दिया था कि हम भारत में नहीं मिलाए, हम भारत में नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो इस चीज को दबाने के लिए या इस चीज को क्या करने के लिए, भारत में मिलाने के लिए हैदराबाद रियासत को सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया था 1948 में, और निजाम को पराजित करके भारतीय सेना ने क्या कर लिया था, हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। उसके बाद मैंने बताया आपका ऑपरेशन विजय 1961 का है एक। ऑपरेशन विजय जो संबंधित था वो संबंधित था आपका जो गोवा है, और गोवा के साथ जो दमन व दीव था, इस क्षेत्र पर कब्जा किसका था, आपका पुर्तगालियों का कब्जा था, पुर्तगाली थे यहाँ पे। तो उन पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में क्या कर लिया गया था, भारत में मिला लिए गए थे गोवा और दमन दीव को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैंने बात की है ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसलिए चलाया गया था क्योंकि जो पंजाब वाला क्षेत्र था, पंजाब से कुछ लोग जो मांग करते थे वो खालिस्तान की मांग करते थे, एक नए राष्ट्र की मांग कर रहे थे पंजाब में, खालिस्तान की। और उनका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरवाला। उसका नाम क्या था आपका, जरनैल सिंह भिंडरवाला। तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया और जनरल सिंह भिंडरवाला की हत्या करा दी गई स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में। ये ऑपरेशन उनके लिए था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद ऑपरेशन पवन चलाया गया। ऑपरेशन पवन का क्या था उद्देश्य, ऑपरेशन पवन का उद्देश्य ये था कि जो श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था आपका लिट्टे, तो जो लिट्टे समूह था उस लिट्टे समूह को निशस्त्र किया गया, उसे दबाया गया और श्रीलंका के जाफना द्वीप पर कब्जा कर लिया गया। क्योंकि ये माना जाता था कि जाफना द्वीप में अधिकतम जो लोग रह रहे हैं, वहां के जो नागरिक है वे तमिल लोग हैं, जो भारत में मिलने की क्या करते हैं, भारत में मिलने की चाह रखते हैं कि हमें भारत में मिलाया जाए। इसी कारण वो कब्जा किया गया था लिट्टे समूह को निशस्त्र करने के कारण। और कौन सा था वो, ऑपरेशन विजय था। और इसी लिट्टे समूह ने आगे चलकर 1991 में क्या कर दी, राजीव गांधी की हत्या भी कराई थी, इसी लिट्टे समूह ने कराई थी वो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर ऑपरेशन विजय चलाया गया एक और, जो कारगिल विजय संबंधित था आपका, कारगिल विजय से संबंधित ऑपरेशन विजय रहा है हमारा। तो ये ऑपरेशन रहे हमारे जो इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन मैंने मेघदूत बताई दी आपको, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया 1984 में 13 अप्रैल को। क्या किया गया, इसके तहत सियाचिन का जो ग्लेशियर, सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पर कब्जा किया गया। 90% जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हमारे पास है आज वर्तमान में। और 3 देशों की सेना इस पर रहती है, भारत की, पाकिस्तान की और चीन की। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे आपके, प्रेमनाथ हून इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगर वो पूछता है कि पाकिस्तान की ओर से कौन थे, तो पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे पाकिस्तान की ओर से भी उनकी सेना भी नेतृत्व कर दी, वे भी चाह रहे थे कि हमारा भी कब्जा हो जा। तो उसका नाम था जाहिद अली अकबर। जाहिद अली अकबर जो थे वो पाकिस्तान की ओर से नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए। अगर मैं बात करूं 1983 में, उन्होंने हमारे से पहले कब्जा करने की कोशिश की है। कब, 1983 में कब्जा करने की कोशिश की थी किसने, पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पे। और पाकिस्तान ने जो ये कोशिश की है, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए, तो उसका जो नाम था आपका, उसका नाम था जाहिद अली अकबर। जाहिद अली अकबर, जाहिद अली अकबर। इसी कारण अगले साल फिर भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ताकि ना भगा सकम यहां से और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर सके। इसका कारण क्या था, इसका महत्व क्या है, क्यों हमने ऑपरेशन चलाया, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करा क्यों है। तो उसका कारण यह है कि यदि भविष्य में कोई दिक्कत आती है पानी को लेकर, तो जो ग्लेशियर है ये हमारे पास रहेगा, ताकि यहाँ से क्या होगा, आपका कुछ नदियां या जो वगैरह जो है वो पिघल के यहाँ से जो नदियों में पानी आ रहा है वो हमारे यहाँ हमेशा आता रहे, ताकि उत्तर भारत में किसी भी चीज को लेकर, इस पानी को लेकर कोई दिक्कत ना आए। जैसे अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं, तो दक्षिण भारत में इसी कारण से दिक्कत है, जो कृषि वाले क्षेत्र है या किसानों को इस कारण दिक्कत है, क्योंकि वहां की जो सारी नदियां है दक्षिण भारत की, वो मानसूनी नदियां मानी जाती है। सारी की सारी नदियां जो है वो मानसूनी नदियां हैं, और अगर वहां वर्षा होती है तो उन नदियों में पानी आता है, वहां कृषि अच्छी हो जाती है। जिस साल भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है उस साल वहां वर्षा नहीं होती, नदियों में पानी नहीं आता दक्षिण भारत में, और क्या हो, नहीं फसल अच्छी हो पाती, जिस कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर देते हैं दक्षिण भारत में। और इसी कारण से हमने क्या किया है, इसी कारण को देखते हुए कि कहीं ऐसी दिक्कत भारत में भविष्य में चल के उत्तर भारत में न बन जाए, तो हमने इस सियाचिन ग्लेशियर पर क्या कर रखा, अपना कब्जा कर रखा है। 90% सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का ही कब्जा है। तो ये 4 जो ग्लेशियर मैंने बताया आपको, एक का नाम था बाल्टेरा, दूसरा मैंने हिस्पर बताया है, तीसरा मैंने बियाफुक बताया है, और चौथा सियाचिन। ये चारों के चारों ग्लेशियर कहां पड़ते हैं हमारे, ये चारों के चारों ग्लेशियर हमारे काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। ये काराकोरम श्रेणी की विशेषता थी सारी की सारी। इससे संबंधित मैंने कुछ आपको और भी ऑपरेशन बताए जो ऑपरेशन इंपोर्टेंट थे, ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं पेपर में। मैं एक अलग वीडियो ऑपरेशन पर बना दूंगा, वहां मैं सारी डिटेल बताऊंगा ऑपरेशन की, किस किस ऑपरेशन में कैसा कैसा काम किया गया भारतीय सेना के द्वारा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो मैंने बताया अभी की जो K2 है हमारी, जो K2 है गोल्डविन ऑस्टिन है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है K2 को।
K2 गॉर्गोन स्पोइन को भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये कहाँ स्थित है? आपकी काराकोरम श्रेणी में स्थित है हमारी K2। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरी श्रेणी जो है हमारी इसमें, दूसरी श्रेणी जो है हमारी इसमें, उसका नाम है आपका लद्दाख श्रेणी। अगर हम बात करें तो लद्दाख श्रेणी है दूसरी। मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं एक बार। अगर मैं बात करूं तो दूसरी श्रेणी जो है हमारी, उसका नाम है लद्दाख श्रेणी। उसका नाम जो है वो है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी है। अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि जैसे एक काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पे ये काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद दूसरी श्रेणी जो शामिल होती है यहीं से ही, अगर मैं बात करूं तो ये लद्दाख श्रेणी है, यहाँ पे ये लद्दाख है। और इसी के साथ तीसरी जो श्रेणी है हमारी वो जास्कर श्रेणी है हमारी, यहाँ पे वो जास्कर श्रेणी शामिल होती है हमारी यहीं पे ही, ये जास्कर है। अगर हम बात करें, ये तीन श्रेणी मैंने बताई कि तीन श्रेणी मिलती है हमारी कहाँ, जो हमारा ट्रांस हिमालय है। ये आपकी काराकोरम है, काराकोरम है जिसकी विशेषता हम देख चुके हैं। ये हमारी लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है हमारी। और तीसरी जो है हमारी जास्कर श्रेणी है नीचे की साइड में, तो ये हमारी जास्कर श्रेणी। ये तीन ही श्रेणी कहाँ शामिल है हमारी, आपकी जो ट्रांस हिमालय है उसमें शामिल हो रही है। अगर मैं इसकी तो विशेषता मैं बता चुका हूं, अब बात करनी है मैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी की अगर हम बात करें कि लद्दाख श्रेणी की विशेषता क्या है, तो लद्दाख श्रेणी की विशेषता यह है कि यह श्रेणी, यह श्रेणी सिंधु नदी, सिंधु नदी तथा सिंधु की सहायक नदी तथा सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी, सहायक नदी श्योक, श्योक नदी के, नदी के मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। तो ये स्थिति है इसकी। अगर मैं बात करूं यार, एक किस किस नदियों के बीच में स्थित है, एक नदी आती है श्योक नदी जो सिंधु की सहायक नदी है, और दूसरी सिंधु नदी है, उनके बीच में स्थित मानी जाती है जो लद्दाख श्रेणी है। मतलब कहने का यह है कि कहीं ना कहीं अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं तो सिंधु नदी जो है वो यहां से जाती है, ऐसा ये जाती है सिंधु नदी ऐसे, और ऐसे पार करके ये इधर आ जाती है सिंधु नदी। मतलब जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है सिंधु नदी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी। और अगर मैं यही बात करूं तो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में जो है, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी जो है, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी जो है, इसके बीच में जो बहती है आपकी वो नदी है जिसका नाम आपका मैंने बताया आपका श्योक नदी। ये है श्योक नदी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी लद्दाख श्रेणी है वो किस किस के बीच में है, लद्दाख श्रेणी हमारी पड़ती है आपकी किस किस के बीच में, श्योक नदी के और आपकी आपका सिंधु नदी के बीच में पड़ती है। इनके मध्य में स्थित है आपकी कौन, लद्दाख श्रेणी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस लद्दाख श्रेणी में अगर हम उसके बाद बात करें तो इसी लद्दाख श्रेणी में अगर मैं देखूं तो इसकी एक चोटी बड़ी प्रसिद्ध है लद्दाख श्रेणी की, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अगर हम बात करें वो कौन सी है, तो यही लद्दाख श्रेणी में एक चोटी पड़ती है जम्मू कश्मीर वाले भाग में। अगर मैं बात करूं इस साइड में आकर हम थोड़ी सी बात करें तो यहीं पे एक चोटी है, एक चोटी पड़ती है आपकी लद्दाख श्रेणी में। इस चोटी का जो नाम है, इस चोटी का नाम है राकापोसी, माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी उस चोटी का नाम है। ये आपकी कहां पड़ती है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये जो है हमारी लद्दाख श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है हमारी ये चोटी। अगर मैं बात करूं इसकी विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता यह है विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, ढाल वाली चोटी जो है वो यही है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी माना जाता है इसे। आपका जो मैंने बताया आपका क्या नाम है उसका, राकापोसी है। किस श्रेणी में पड़ती है, लद्दाख श्रेणी में पड़ती है, और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। मतलब इसकी जो चढ़ाई है, इसका जो ढलान है वो सर्वाधिक माना जाता है पूरे विश्व में, विश्व में सबसे अधिक माना जाता है। ये विशेषता हमारी किसकी, ये विशेषता हमारी लद्दाख श्रेणी की, ये विशेषता हमारी लद्दाख श्रेणी की है। तो ये स्थिति हमारी लद्दाख श्रेणी की हो जाएगा। इतना दो मैंने बता दी, काराकोरम श्रेणी की विशेषता बता चुका हूं, लद्दाख की विशेषता बता चुका हूं। लद्दाख श्रेणी मैंने बताया कि दो नदियों के बीच में पड़ती है, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी, इनके बीच में है। उसके बाद मैंने बता दिया कि इसकी एक चोटी है आपकी लद्दाख श्रेणी की जिसका नाम आपका राकापोसी, जिसके राकापोसी की विशेषता यह है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी से माना जाता है।
विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो है वो इसे माना जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो तीसरी जो श्रेणी है इसकी वो है जास्कर श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है इसकी वो जास्कर श्रेणी है। तीसरी श्रेणी जो है इसकी उसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता केवल इतनी है कि इसी जास्कर श्रेणी के पास से अगर हम बात करें तो यहीं से ही हमारा जो महान हिमालय है, जो हमारा महान हिमालय है या मुख्य हिमालय जो है हमारा वो शुरू हो जाता है। और जो जास्कर श्रेणी है हमारी, ये जो जास्कर श्रेणी है हमारी, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला जो जास्कर श्रेणी है और जो हमारा महान हिमालय या मुख्य हिमालय जो है ये मुख्य हिमालय जो है हमारा नीचे की साइड में, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जो कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है आपका सच्चर जोन। ये क्षेत्र कहलाता है हमारा सच्चर जोन। तो कहने का मतलब ये है कि जो जास्कर श्रेणी है उस जास्कर श्रेणी को मुख्य हिमालय से कौन जोड़ता है? जास्कर श्रेणी को मुख्य हिमालय से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता कौन है? आपका सच्चर जोन जोड़ता है। एक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है सच्चर जोन, जो जास्कर श्रेणी को मुख्य हिमालय से जोड़ता है। जास्कर श्रेणी को मुख्य हिमालय से जोड़ता है वो सच्चर जोन है। तो मैं लिख रहा हूं यहीं पे कि जास्कर श्रेणी को, जास्कर श्रेणी को मुख्य हिमालय से, मुख्य हिमालय से, मुख्य हिमालय से सच्चर जोन वाला क्षेत्र जोड़ता है। सच्चर जोन वाला क्षेत्र जोड़ता है। सच्चर जोन वाला क्षेत्र जोड़ता है, जोड़ता है। तो ये स्थिति है किसकी? आपकी केवल जास्कर श्रेणी की, और कोई स्थिति इसकी है नहीं ऐसी, कोई और विशेषता इसकी ऐसी है नहीं कि इस पर कोई आपकी चोटी हो ऐसी बड़ी प्रसिद्ध कि जिसे हम देख सके, यहाँ ऐसी कोई विशेषता नहीं। और अगर मैं बात करूं तो इसे ये कहा जाता है कि जास्कर श्रेणी जो है, जो जास्कर श्रेणी है, एक विशेषता ये भी लिख सकते हैं हम कि जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम चोटी है, वो सॉरी दक्षिणतम श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी है कि सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो कौन सी आपकी? उसका नाम जास्कर है। सबसे उत्तर में कौन सी है? काराकोरम है। मध्य में कौन सी है? लद्दाख है। और तीसरे नंबर पर आती है भाई जास्कर। तो जास्कर जो श्रेणी है वो हमारी मुख्य हिमालय से जुड़ जाती है, और मुख्य हिमालय से जो क्षेत्र जोड़ता है जास्कर श्रेणी को, उसका जो नाम है आपका, वो नाम कहलाता है हमारा सच्चर जोन। वो नाम कहलाता है हमारा सच्चर जोन। एक बार देखो बेटा, कोई चीज समझ में ना आई हो तो बता दो मुझे एक बार कमेंट करके, बोलो एक बार अगर कुछ समझ में ना आया हो। बोलो बेटा एक बार। है किसी कोई दिक्कत? तो मैंने तीन श्रेणी के बारे में बात की। पहली काराकोरम श्रेणी, उसकी विशेषता मैंने बताई कि सबसे ऊंची चोटी जो भारत की है जिसका नाम है केटू या गोडविन ऑस्टिन, वो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। अगर मैं बात करूं तो वास्तविकता उसकी ये है कि हम उसे मानते भारत की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पड़ती कहाँ है? पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है। 8,611 किलोमीटर, 611 मीटर जो है उसकी क्या है? की ऊंचाई है उसकी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो विश्व के 4 बड़े प्रसिद्ध ग्लेशियर उसमें स्थित है, जिसका नाम था आपका सियाचिन, बाल्टेरा, हिस्पर और बियाफो। ये 4 ग्लेशियर इसमें पड़ते हैं, ये बड़े प्रसिद्ध ग्लेशियर थे उसके। उसके बाद मैंने बात की है लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी जो है हमारी वो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी, उसके मध्य में पड़ती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी एक चोटी है लद्दाख श्रेणी की जिसका नाम था राकापोसी। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ये विशेषता उसकी है। उसके बाद दक्षिणतम चोटी पर आते हैं। दक्षिणतम श्रेणी जो है आपकी ट्रांस हिमालय की, उसका नाम है आपका क्या? उसका नाम है आपका जास्कर। और अगर मैं जास्कर की बात करूं तो जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जोड़ती है, और जो जोड़ने वाला क्षेत्र है उसके बीच में, उसका नाम है आपका क्या? सच्चर जोन। उसका नाम है सच्चर जोन, जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से जोड़ देता है। सच्चर जोन क्षेत्र जोड़ता है ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से या मुख्य हिमालय से। तो ये स्थिति अब तक थी ट्रांस हिमालय की। ये सारी बात हो चुकी है। एक बार कोई कमेंट करके बताओगा, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आंसर आया बेटा नंदा देवी। हिमालय की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आंसर है नंदा देवी। नंदा देवी आंसर आ रहा है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। नंदा देवी आंसर दे रहे हैं बेटा। और कोई है? और कोई महारथी वेद व्यास है? कोई और? कोई और है भाई? है नहीं कोई और? नंदा देवी किस आधार पर बताया भाई? नंदा देवी किस आधार पर बताया तुमने सबसे ऊंची चोटी? एक बार यही बता दो मुझे। नंदा देवी किस आधार पे है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? अब केटू आ गई जी, केटू एक प्रिया भारद्वाज है कोई? केटू बता दीजिए, केटू है सर। बेटा केटू ना हिमालय में नहीं पड़ती, ध्यान रखना ये, मुझे यही चीज बतानी है बस। केटू हिमालय में नहीं पड़ती बल्कि ट्रांस हिमालय में पड़ती है केटू। और मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेटा जिन्होंने नंदा देवी आंसर दिया ना, नंदा देवी आंसर दिया जिन्होंने, एक चीज ध्यान रखना, तब नंदा देवी आएगी अगर मैं कहता, अगर मैं ये कहूं कि भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब नंदा देवी आंसर है। और मैंने पूछा है कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैं पूरे विश्व में बात कर रहा हूं। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी कंचनजंगा, कंचनजंगा है दूसरे नंबर पर। ध्यान रखना, अगर मैं क्वेश्चन कहता कि भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में पहली जो हो जाती है आपकी कंचनजंगा हो जाती है हिमालय की, और दूसरी जो हो जाती है हमारी, दूसरी हो जाती है आपकी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है आपकी 7817 मीटर, 7817 मीटर के करीब उसकी ऊंचाई पड़ती है, जो उत्तराखंड में स्थित है हमारी। तो ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन ये अलग अलग है, उन्हीं के बारे में लिखा रहा हूं, एक बार यहीं लिख लेंगे, साथ साथ में बता दूं ताकि कोई दिक्कत ना होगा। चल गए, एक बार लिखा रहा हूं मैं यहीं। पहला मैंने जो बताया है आपको, मैंने कहा कि विश्व की, अगर मैं बात करूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है, ध्यान रखना बेटा, भारत में नहीं है, ठीक है जी, नेपाल में पड़ती है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 8850 मीटर है जी, 8850 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। या मैं इसी को यह भी कह सकता हूं कि जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी, हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भाई यही, सबसे ऊंची चोटी भी क्या है आपकी? यही है हिमालय की। कौन? माउंट एवरेस्ट, जो कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है, या 8850, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करेंगे तो मैंने ये भी कहा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है यही हमारी माउंट एवरेस्ट ही, या ये भी कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा ये है कि हिमालय की, हिमालय की तथा विश्व की, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? वो मैंने बताया आपको, कंचनजंगा है बेटा, कंचनजंगा है। और कहां पड़ती है हमारी? ये पड़ती है सिक्किम में, ये पड़ती है सिक्किम में। कितनी ऊंचाई है इसकी? ऊंचाई है 85-86, 85-86 मीटर, 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है बेटा। 85-86 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, जो मैंने बता दिया कि हिमालय की और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, भारत में पड़ती है, ध्यान रखना, सिक्किम में, भारत में है ये, सिक्किम जो पड़ता है वो भारत में पड़ता है, ध्यान रखना ये बात भी, ठीक है। कभी किसी को ना पता, मैंने बता दिया, लेकिन सिक्किम भारत में है। अगर मैं तीसरी बात करूं, अगर मैं ये कहूं
कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की, या फिर मैं कह दूं ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो इसका आंसर जो होता है बेटा वो है आंसर आपका K2, इसका आंसर है K2। मैंने ध्यान रखना एक बात, अगर वो लिख के देगा इस बात को कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में, तो उसका नाम है आपका कंचनजंगा, उसका नाम है कंचनजंगा। ये बात मैं अलग भी लिखाऊंगा, अभी मैंने केवल इतना लिखा हिमालय की तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। अगर वो तुम्हें लिख के इस बात को दे रहा है कि भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर है K2, K2 या गोल्डविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई बताई मैंने, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है या ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, किस क्या नाम है इसका, K2 गोल्डविन ऑस्टिन, उसका नाम है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और चौथा जो क्वेश्चन है मेरा, चौथा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, उसका क्या नाम है, वो भी कंचनजंगा है, ध्यान रखना कंचनजंगा है, वो भी कंचनजंगा है। कितनी है, 8,85,86 इसकी, 85,86 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना। तो ये चार क्वेश्चन अलग अलग है बेटा, ये चार क्वेश्चन अलग अलग है कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में पड़ती है, नेपाल में पड़ती है, 8,850 मीटर क्या है, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर मैं बात करूं, हम ये भी कह सकते हैं इसी माउंट एवरेस्ट को कि हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरा मैंने क्वेश्चन बताया है कि हिमालय की तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, उसका नाम है कंचनजंगा, वो है कंचनजंगा। कहां पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है, भारत में है। और कितनी ऊंचाई है, 8,586 मीटर, 8,586 मीटर उसकी ऊंचाई है। तीसरा मैंने बताया है कि भारत की या ट्रांस हिमालय की, भारत की या ट्रांस हिमालय की, भारत की या ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर है K2 या फिर गोल्डविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई है, 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है, 8,611 मीटर। अगर वो लिख के देता है तुम्हें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब आंसर होता है आपका क्या, आपका तब आंसर होता है आपका कंचनजंगा, तब आंसर होता है कंचनजंगा। कंचनजंगा उसका आंसर है, कहां पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। बोलो बेटा एक बार समझ में आई ये बात या नहीं, कोई है सर जिसे समझ में ना आया हो ऐसा, एक बार मुझे बता दो किसी को समझ में नहीं आया, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बता दो एक बार मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा भाई, मैं दोबारा बता दूंगा, देख लो अगर किसी को समझ ना आया हो तो, अगर किसी को समझ ना आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। वैसे तो तुम सारे होशियार हो, सभी को आगे हो गया समझ में, या नहीं, सब होशियार हो तुम या नहीं गौरव, प्रिंस तुझे भी आगा, बता दो, तुम कुतुब गढ़ के हो भाई, तुम्हें जल्दी आवे समझ में। आगे भाई सबको, सभी को आ गया या नहीं, चलेंगे भाई, तो इतना हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक तुम्हारे से, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, हिमालय की
तो उसका आंसर है नंदा देवी। ध्यान रखना, लिख लो इस बात को कि भारत की या हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है नंदा देवी, उत्तराखंड में पड़ती है। नंदा देवी उसका आंसर है, नंदा देवी है, नंदा देवी उसका आंसर है, उत्तराखंड में पड़ती है। और कितनी ऊंचाई है? 7817 मीटर, 7817 मीटर उसकी ऊंचाई है। नंदा देवी है भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है नंदा देवी। और कितनी ऊंचाई है? 7817 मीटर है, 7817 मीटर है, 7817 मीटर है बेटा। भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है आपकी नंदा देवी, उसका नाम है नंदा देवी, उसका नाम जो है बेटा वो नंदा देवी है, उत्तराखंड में पड़ती है। नंदा देवी है, उत्तराखंड में पड़ती है, नंदा देवी है, उत्तराखंड में पड़ती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत में हिमालय की। और 7817 इसकी, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। हो जाएगा इतना भाई? हो जाएगा इतना? एक और बता दो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दो भाई एक बार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दो भाई एक बार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दो भाई एक बार मुझे। बोल दो बेटा एक बार कोई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल दो एक बार कोई। करा नहीं अभी सर्च गूगल पे? है कोई? है कोई बेटा? बोलो बेटा, दो जल्दी आंसर दो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ? उसका नाम है अनाई मुंडी, लिख लो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाई मुंडी, अनाई मुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाई मुंडी, उसका नाम क्या है आपका? अनाई मुंडी है, अनाई मुंडी, अनाई मुंडी है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है अनाई मुंडी की, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम यहीं तक बात करेंगे, ट्रांस हिमालय वाला भाग हमारा पूरा हुआ। कल मैं महान हिमालय पे बात करूंगा या मुख्य हिमालय पे बात करूंगा, कल उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। कल तक का जितना भी सिलेबस होगा उसका टेस्ट होगा आपका संडे में, 50 क्वेश्चन उसमें होंगे आपके, बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। मैं सुबह 9 बजे संडे में वो टेस्ट अपलोड करा दूंगा, और शाम के 9 बजे, रात में 9 बजे मैं क्या कराऊंगा उसका एनालाइज कराऊंगा। तो सुबह तो क्लास नहीं होगी संडे में 9 बजे, बल्कि रात में क्लास होगी 9 बजे, वो एनालाइज कराऊंगा बस मैं केवल टेस्ट का। इतनी ही बात करेंगे हम उसमें। बाकी जिन बच्चों की फीस रह रखी है वो अपनी फीस जमा करा दे, ताकि उनका कल से भी लिंक एक्टिवेट रहे, क्योंकि आज से वो लिंक कैंसिल करा दिया जाएगा उनका। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का, कल मिलते हैं।